Hello, good morning, students. Today we are discussing about the pitch and loudness of the sound and echo and reflection of the sound. In previous video, we already discussed about the characteristics of the sound. So pitch and loudness depend on the characteristics of the sound. So please यदि आपने previous video नहीं देखा हो तो आप एक बार पहले previous video देखें, then after आप ये वीडियो देखें, ठीक है? तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा बिकॉज दिस वीडियो इज रिलेटेड टू द प्रीवियस वीडियो. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. तो व्हाट इज द पिच एंड लाउडनेस ऑफ द साउंड? पिच एंड लाउडनेस होता क्या है? तो देखो, पिच टोटली किस पे डिपेंड होती है? फ्रीक्वेंसी पे. यदि किसी साउंड वेव की या किसी साउंड की पिच ज़्यादा है तो दैट मीन्स उसमें उसमें श्रिलनेस ज़्यादा होगी, मतलब तीखापन ज़्यादा होगा. और उसकी दैट मीन्स क्या होगी? फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है. या फिर मैं बात करूँ, यदि किसी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो दैट मीन्स उसकी क्या होगी? पिच ज़्यादा होगी. ठीक है? तो जो साउंड में तीखापन, श्रिलनेस जो आता है वो किसकी वजह से आता है? पिच की वजह से. ठीक है? तो द पिच ऑफ साउंड, श्रिलनेस और फ्लैटनेस डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. तो दैट मीन्स इस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. यदि पिच इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज और डिक्रीज होगी. और हमें पता है फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होती है श्रिलनेस उतनी ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी जितनी कम होती है किसी भी साउंड वेव की उसकी श्रिलनेस उतनी ही कम होती है. तो इट इज़ डायरेक्टली डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी. ठीक है? ओके, अब बात करते हैं हम लाउडनेस ऑफ द साउंड. ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं. इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाई द साउंड हैज हाई पिच एंड इफ द फ्रीक्वेंसी इज लो द साउंड हैज लो पिच. ये हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी वगैरह, तो आप एक बार प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें. ठीक है? तो दैट मीन्स अब देखो, यहाँ पे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रखा है. देखो, इस वेव्स ने 1 सेकेंड में नंबर ऑफ साइकिल ज़्यादा कंप्लीट कर रखे हैं, इसने कम कर रखे. तो दैट मीन्स इस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी कंपेयर टू द. तो दैट मीन्स पिच भी किसकी ज़्यादा होगी? इस वाली साउंड वेव की कंपेयर टू द इसकी. ठीक है? तो दैट मीन्स यहाँ इससे प्रूफ होता है कि यदि कोई साउंड वेव पिच ज़्यादा रखेगी, यदि किसी साउंड वेव की पिच ज़्यादा होगी तो दैट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी और उसका श्रिलनेस ज़्यादा होगा. ओके, since the sound the traveling at about the same speed, the one with the other shorter wavelength will go by more frequently. It has higher frequency और पिच इन अदर वर्ड. दैट मीन्स यदि सेम स्पीड से और सेम मीडियम में दो साउंड वेव जा रही है, एक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और एक की कम है, तो दैट मीन्स स्टिलनेस किस में ज़्यादा होगा? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी. ओके, अब आती है बात लाउडनेस. व्हाट इज द लाउडनेस? तो लाउडनेस टोटली डिपेंड ऑन द amplitude. Okay, if amplitude is more then the loudness is also more. Okay, if amplitude is less the loudness is less. So that means amplitude is directly proportional to the loudness. ठीक है? किसी भी साउंड वेव का यदि लाउडनेस जितना ज़्यादा होगा दैट मीन्स उसकी उस साउंड वेव की या उस साउंड की लाउडनेस बहुत ज़्यादा होगी, मतलब वो बहुत ज़्यादा लाउडली सुनाई देगा. ठीक है? तो डायरेक्टली किस पे डिपेंड होता है? एम्पलीट्यूड is directly proportional to the loudness. ठीक है? सेम मीडियम में यदि किसी साउंड दो साउंड वेव है, एक का एम्पलीट्यूड कम है और एक का ज़्यादा है, तो दैट मीन्स कौन सा साउंड लाउडली होगा? जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा. क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एम्पलीट्यूड डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड? लाउडनेस के. ठीक है? द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन. ठीक है? और एम्पलीट्यूड देखो क्या होता है? जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साउंड वेव इन फ्रॉम द मेन पोजीशन इन आइदर साइड. हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है ये. तो यहाँ पे देखो
जो लाउडनेस जो डायरेक्टली एम्पलीट्यूड, अब हमने जो डिस्प्लेसमेंट माना था वो डायरेक्टली क्या माना था, एक तरह से एनर्जी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड दैट मीन्स उसमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, तो द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। इफ द एम्पलीट्यूड इज बिगर द साउंड इज लाउड, एंड इफ द एम्पलीट्यूड इज स्मॉलर द साउंड इज सॉफ्ट। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। और लाउडनेस को हम किस में मेजर करते हैं, डेसिबल में, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, इफ द एम्पलीट्यूड इज बिगर द साउंड इज लाउड, एंड इफ ये देखो देखो एक वेव है हमारे पास सेम मीडियम में। ठीक है, अब देखो इनकी देखो पिच भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, बस क्या है, एम्पलीट्यूड अलग अलग है। तो देट मीन्स फर्स्ट का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, सेकंड का कम है, तो देट मीन्स पहला साउंड ज़्यादा लाउड होगा कंपेयर टू द सेकंड। तो द साइज ऑफ वेव, हाउ मच इट इज बिल्ड अप एट द हाइट पॉइंट, इट इज द एम्पलीट्यूड फॉर द साउंड वेव, द बिगर द एम्पलीट्यूड द लाउड द साउंड। ओके, ये चीज़ आई थिंक आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, स्पीड ऑफ द साउंड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, मतलब साउंड वेव जिस वेलोसिटी से क्या करती है, ट्रेवल करती है, उसी को क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ द साउंड। ठीक है, अब बात आती है हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव होता क्या है। ठीक है, तो देखो जिस तरह लाइट में रिफ्लेक्शन होता है, लाइट में क्या होता है रिफ्लेक्शन, द बाउंस बैक। देखो लाइट में रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, इस पर कोई लाइट आई, इंसिडेंट, तो क्या होगी, ये नॉर्मल होगा और ये वही एंगल बनाती हुई क्या हो जाएगी, तो आई आर। ठीक है, और ये हमारा नॉर्मल, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड रे। ऐसा पढ़ा था हमने लाइट में। ठीक है, सेवन्थ क्लास में, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था। ठीक है, तो उसी जिस तरह रिफ्लेक्शन होता है उसी तरह क्या होता है, साउंड का भी क्या होता है रिफ्लेक्शन, और ये दोनों एक तरह से सेम होते हैं। जैसे वहाँ सेम रूल होते थे, लाइट के क्या रूल्स होते थे रिफ्लेक्शन के, लाइट में एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और सेकंड लो क्या होता था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये तीनों सेम प्लेन में होंगे। ठीक है, अब यहाँ बस लाइट की जगह क्या आएगी, साउंड वेव, और बाकी सब कुछ सेम होगा। ठीक है, जैसे कि ये समझना। और बाउंस बैक कैसा होता था, कहाँ से होता, ओपेक ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पे भी क्या होगा। ठीक है, यहाँ बस हमारे पास ऑब्स्टेकल मतलब कोई रेसिस्टेंस होना चाहिए, और यहाँ साउंड की टर्म्स में रेसिस्टेंस को हम ऑब्स्टेकल बोलते हैं। कोई भी वॉल वगैरह हुई या कोई भी कांच की वॉल हुई, ग्लास की वॉल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ ऑब्स्टेकल। ठीक है, अब देखना, देखो वहाँ पे तो यदि ग्लास होता तो रिफ्लेक्शन हो जाता था, यहाँ हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब देखो क्या होता है, लाइक लाइट साउंड गेट रिफ्लेक्ट एट द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड एंड फॉलोइंग द लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। और सॉलिड और लिक्विड दोनों में होता है, गैस में नहीं होता, क्योंकि गैस के पार्टिकल की साइज इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो रिफ्लेक्ट कर पाए। ठीक है, अब देखो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मैंने भी बताया, जैसे कि वहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता था, तो यहाँ भी वो क्या होगा, सेम होगा। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये भी मैंने अभी बताया आपको, ये चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है लाइट वाले चैप्टर में। तो मतलब जैसा वहाँ होता था वैसा ही यहाँ भी होगा। ठीक है, तो इसके लिए तो एक एक्टिविटी कर रखी है, जैसे कि हमने यहाँ क्या, एक अलार्म वॉच यहाँ पे रखी। ठीक है, और एक पाइप रख रखा है। ठीक है, और एक पाइप इधर और एक नॉर्मल ये स्क्रीन इधर है। ठीक है, अब यदि कोई साउंड वेव यहाँ से हम किसी एंगल पे भेजेंगे, किसी साउंड वेव को यहाँ किसी एंगल पे हम भेजेंगे, होल्ड कराएंगे, तो देखो ये यहाँ से जाएगी, यहाँ से आएगी, और ये नॉर्मल। ठीक है, तो दैट मीन यहाँ जो एंगल होगा वही क्या होगा, ये आर। देख रहे हो, आप देख सकते हो, ये देखो ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये सुनाई देगी, ये वो ये अलार्म वॉच है, ये स्क्रीन है, और ये ईयर, इसके थ्रू इस एंगल पे हमें सुनाई दे रहा है।
तो दैट मीन्स इस तरह से साउंड का रिफ्लेक्शन होता है। आपके समझ में आ गया होगा। देखो, इफ टेक टू पीस ऑफ द सेम लेंथ एंड अरेंज देम ऑन ए टेबल near a wall or make plate, keep a clock and near the open end of one pipe and try to hear the sound of the clock through the other pipe by the adjusting the position of the pipe। ये आप देख रहे हो, ठीक है। now measure the angle of incidence and reflection। देखो दोनों का एंगल सेम है। किस ये स्क्रीन हमारी क्या होगी, नॉर्मल, ठीक है। now measure the angle of incidence and reflection, then the lift the second pipe and try to hear the sound। it will be seen the that angle of incidence equal to the angle of reflection, the incident ray, the reflected ray एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। देखो ये एक पूरा प्लेन है, ये देखो ये प्लेन, इसको हम प्लेन ही बोलते हैं। तो तीनों एक ही प्लेन में आ रहे हैं। फर्स्ट लॉ फॉलो कर रहा है कि आई इक्वल टू आर, और सेकंड लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में वो है, ठीक है। अब बात आती है व्हाट इज द इको, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। देखो इको तो क्या होता, क्या है, आप जब भी कहीं भी हिल्स वगैरह पे या किसी खाली मतलब बिल्कुल ब्लैंक जो खाली हाउस होता है उसमें जाते हो, तो आप जब कुछ भी साउंड वहाँ करते हो तो वो क्या होता है, इको होता है। दैट मीन्स रिफ्लेक्ट होके वापस आपके पास आता है। तो यही रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड ही क्या होता है, इको, ठीक है। तो इफ वी शाउट और क्लेप नियर reflecting surface like building tall building or a mountain, we hear the same sound again। आपने देखा होगा ना, रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। तो रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड को साउंड की टर्म में हम इको भी बोलते हैं, ठीक है। और ये आप देखना, ये ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे जैसे कि आपने न्यू न्यू हाउस बनाया हो, तो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कोई मतलब बिल्कुल क्या होता है, खाली होता है वो, कोई आपके लगेज या कोई भी आपका चीज़ें नहीं रखी होती, कोई भी थिंग्स उस मकान के अंदर आपके नहीं रखी होती, ताकि जो साउंड अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करता, ठीक है। यदि मान लो कोई भी चीज़ें, यदि लेटेस्ट कंसिडर आपका आपका हाउस है, तो देखो यहाँ फ्रिज भी रखा होगा, यहाँ ड्रेसिंग, सोफे, सब कुछ रखे होंगे। तो दैट मीन्स आप जो भी बोलते हो तो इन पार्टिकल से टकरा के जो साउंड वेव होती है वो अपनी एनर्जी को क्या कर देती है, वेस्ट कर देती है। तो हमारे तक प्रॉपर साउंड नहीं पहुंच पाता। बट यही यही रूम यदि क्या हो यदि वो बिल्कुल ब्लैंक खाली हो, तो क्या होगा, यदि मैं मान लो कुछ भी बोल रहा हूँ, मान लो मैंने क्लैपिंग भी करी, तो साउंड वेव क्या होगी, ऐसे जाएगी और बिना एनर्जी लॉस किए क्या हो जाएगी हमारे, इस वजह से हमें वो साउंड दोबारा सुनाई देगा, ठीक है। अब देखना ये साउंड हमें क्लियरली कब सुनाई देगा, रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड हमें कब सुनाई देगा, जब देखो ये प्रोपोगेट साउंड और रिफ्लेक्शन साउंड के बीच में कितना अंतर हो, 0.1 से ज़्यादा। यदि 0.1 से कम होगा, 0.1 या 0.1 से ज़्यादा यदि ये डिफरेंस होगा टाइम के, ये जो ओरिजिनल या प्रोपोगेट साउंड जाने और आने में दोनों के बीच, तो दैट मीन्स उस ऐसे साउंड को हम क्या बोलेंगे, इको, ठीक है। और ये साउंड हमें प्रॉपरली सुनाई देता है। और यदि इस ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में यदि 0.1 से कम टाइम होगा, तो ऐसा साउंड हमें सुनाई नहीं देगा। जैसे हमने कुछ भी बोला, तो हमारे साथ जैसे हमारा कोई फ्रेंड भी है, तो मुझे तो पता है मैंने क्या बोला, बट मेरा फ्रेंड जो भी अपना फ्रेंड होगा वो सुन नहीं पाएगा कि मैंने एग्जैक्टली बोला क्या है, यदि टाइम का डिफरेंस कितना होगा, 0.1 से 0.1 सेकंड से कम होगा। वो सुनाई तो देगा बट समझ नहीं पाएंगे, हमारा माइंड उसको केयरफुली मतलब लिसन नहीं कर पाएगा। बस ये होगा कि हमने कुछ सुना है रिफ्लेक्शन, पर इसने क्या बोला है हम नहीं समझ पाएंगे उसको, ठीक है। मतलब हमारा माइंड उसको कैचअप नहीं कर पाए, ओके। तो देखो, वी if we shout or clap near reflecting surface like tall building or a mountain, we hear the same sound again। this sound which we hear is called echo, ठीक है। जो रिफ्लेक्ट होके जो साउंड हमारे पास आता है इसको क्या बोलते हैं हम, इको। इट इज कोज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, ठीक है। इसी इसी केस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड।
और ये किसकी वजह से होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। द हियर एंड इको क्लियरली द टाइम इंटरवल बिटवीन द, अभी देखो मैंने बताया आपको, बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द इको मस्ट बी एटलीस्ट 0, मतलब 0.1 सेकंड तो होना ही चाहिए, तब जाके हमें सुनाई देगा। और देखो एयर में जो साउंड की स्पीड होती है वो कितनी होती है? 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और सो देखो, और टाइम कितना, तो देखो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 34.4, मतलब आने और जाने की। तो दैट मीन्स एक तरफ की डिस्टेंस कितनी होगी? 17.2। सो वी हियर एन इको क्लियरली द मिनिमम। अब देखो क्लियरली इको लिसन के लिए या केयरफुली हम, मतलब अच्छी तरीके से इको हमें सुनाई दे, तो उसके लिए देखो कुछ कंडीशंस होती है। वो कंडीशन क्या है समझना। एक तो फर्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो भी, जैसे हम मान लो आपका सोर्स है, जैसे कि मैं, इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 17.2। और वो कैसे होनी चाहिए? देखो मिनिमम डिस्टेंस 17.2 होगी तभी इको होगा। ये जो इको जनरेट हो रहा है उससे हमें, जो साउंड जनरेट हो रहा है हमें सुनाई देगा। इको क्यों? देखो साउंड की स्पीड कितनी होती है, और इसमें टाइम का डिफरेंस दोनों में, ओरिजिनल साउंड और इको साउंड दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0.1। ये चीज़ ध्यान, यदि इससे कम होगा तो वो साउंड हमें समझ में नहीं आएगा। और इस कंडीशन को बोला जाता है रिवर्बरेशन। इको नहीं बोला जाएगा, इसको रिवर्बरेशन बोला जाएगा, अभी पढ़ेंगे। अब देखना, देखो ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखो आने और जाने के लिए, अब देखो साउंड की स्पीड कितनी होती है? 344, और मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए? 0.1। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 34.4। ये एक तरफ की डिस्टेंस आएगी। अब यदि देखो हमें तो जाने और आने की, तो ये तो जाने और रिफ्लेक्ट होके आने की डिस्टेंस है। तो यदि मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को एक तरफ की, तो दैट मीन्स मेरे पास कितनी डिस्टेंस आएगी? एक तरफ की डिस्टेंस कितनी है? 17.2। मतलब देख, दैट मीन्स जो मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 17.2। ये टाइम कितना होना चाहिए? सेकंड, फर्स्ट कंडीशन मिनिमम डिस्टेंस 17.2 मीटर होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन इको के लिए मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए? ओरिजिनल साउंड और इको साउंड के बीच में या रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? मिनिमम 0.1 सेकंड का। इससे कम होगा तो हमें समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन, जो ये ऑब्स्टेकल, मतलब जो रेसिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, जिससे टकरा के साउंड आता है, उसको ऑब्स्टेकल बोला जाता है। ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल, ठीक है। ऑब्स्टेकल, तो वो मतलब क्या होना चाहिए? वो उसकी लार्ज साइज में होना चाहिए। जितनी ज़्यादा साइज लार्ज होगी ऑब्स्टेकल की, उतना ही साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा। यदि देखो लेटेस्ट कंसिडर, यहाँ पे भी विंडो होगी और यहाँ पे हमारे पास बस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इतनी सी होगी, तो कुछ साउंड तो ऐसे बाहर निकल जाएगा। तो दैट मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए या इको के लिए जो ऑब्स्टेकल होना चाहिए वो लार्ज होना चाहिए, मतलब वॉल वगैरह जो भी हो वो मैक्सिमम, मतलब लार्ज होनी चाहिए ताकि मैक्सिमम इको हो, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी आई थिंक। तो और एक जो आपकी जो ऑब्स्टेकल होना चाहिए वो रिजिड होना चाहिए। रिजिड मत, रिजिड समझते हो ना, मतलब मजबूत, हार्ड, ताकि मैक्सिमम, नहीं तो यदि इस मतलब सस्पेंसेबल होगा या, तो क्या होगा? साउंड उसमें कुछ पार्ट एब्जॉर्ब, और देखो जो रफ सरफेस होती है उस उसमें भी साउंड क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो साउंड मैक्सिमम पार्ट वही एब्जॉर्ब कर लेता है, अपनी मैक्सिमम एनर्जी को वहीं वेस्ट कर देता है, ठीक है। अब देखो रिवर्बरेशन क्या होता है। इकोज में बी हार्ड मोर देन वंस ड्यू टू रिपीटेड वन और मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम several reflecting surface. This causes persistence of sound called reverberation। मतलब कुल मिला के मेरी बात समझना कि यदि टाइम का डिफरेंस 0.1 से कम हो तो ऐसी कंडीशन क्या होगी? रिवर्बरेशन। In a big hall or auditorium, to reduce reverberation, the roof and wall are covered by sound absorbing material like compressed fiber board, rough plaster। मैंने बोला ना, जो रफ पार्ट होगा वो क्या करता है? साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है।
जो या सस्पेंस वाला जो पार्ट या फ्लेक्सिबल जो पार्ट होगा, इस वजह से आप थिएटर में जाते हो तो वहाँ जो वॉल्स होती है वो क्या होती है, थोड़ी रफ होती है। ठीक है, ये देखना आप, क्यों? ताकि रिवर्बरेशन मिनिमम हो, इको हो, ताकि आपको अच्छी तरीके से मतलब साउंड की क्वालिटी अच्छी सुनाई दे। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे से भी पूछ सकते हो। ठीक है, या फिर आप इस वीडियो को 1 2 3 4 मोर टाइम देख के भी आप इसको बहुत अच्छी तरीके से, यदि आपको वंस टाइम में ये समझ में नहीं आया हो तो। ओके, थैंक यू।